टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के फोर्थ चैप्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और यहाँ पे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंप्लीट थ्योरी को साथ ही साथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे जनरल एंट्री अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, सारी चीज़ों को इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर इस चैप्टर से आपके एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे कितना भी डेप क्वेश्चन पूछा जाए, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर की वीडियो को अपलोड किया था और वहाँ पे मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया था। तो इस वीडियो में भी मैं यहाँ भी आपको फोर्थ चैप्टर का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूँगा। वीडियो को स्टार्टिंग तक देखना। स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम कहते हैं किसको है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखो, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में ये पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया था कि पार्टनरशिप हम कहते हैं किसको है। जब हम और आप दोनों मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। और मैंने आपको सेकंड चैप्टर में ये भी बताया था कि हम जो प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे उसका रेशियो था 2:1 का, यानी कि आपको 2/3 पार्ट प्रॉफिट का मिल रहा था और मुझे मिल रहा था 1/3 पार्ट, ठीक है। लेकिन 2 से 3 सालों के बाद मैंने अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करी, मैंने उस फर्म में बहुत ही कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, बहुत ही कैपिटल इन्वेस्ट किया और साथ ही साथ जितनी भी एक्टिविटी थी सारी को मैंने ही मैनेज किए। तो 2 से 3 सालों के बाद मैंने आपको कहा कि देखो अब मैं एग्रीमेंट को चेंज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रॉफिट का 3/4 पार्ट मैं रखूँ और 1/4 पार्ट आप रखो। और आप भी इससे एग्री कर गए, आप भी सहमत हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो ओल्ड एग्रीमेंट था, जो 2:1 की रेशियो में हम पहले प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे, अब वो समाप्त होता है और एक न्यू एग्रीमेंट के साथ हम अपने फर्म को कंटिन्यू करते हैं। अब हम शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को 1:3 के रेशियो में। तो ये जो हमारा न्यू एग्रीमेंट अब तय हो चुका है, जो हमारा ओल्ड एग्रीमेंट समाप्त हो चुका है, इससे ही हम कहते हैं फर्म का पुनर्गठन, यानी कि अब फर्म को रिकंस्टिट्यूट कर दिया गया, ठीक है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम किसे कहते हैं? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons called partners for sharing the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि पार्टनरशिप हम कहते हैं किसको है सेकेंड चैप्टर में ही। एनी चेंज इन द एक्सिस्टिंग एग्रीमेंट अमाउंट्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जो हमारा पुराना एग्रीमेंट था उसमें हम थोड़ा बहुत भी चेंज करते हैं तो ये रिजल्ट देता है और ये जो रिजल्ट होता है वो कहलाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि अब फर्म को पुनर्गठित कर दिया गया है। अब हमारा ओल्ड एग्रीमेंट समाप्त हो चुका है और एक न्यू एग्रीमेंट के साथ हम फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट इन एन एंड ऑफ द एक्सिस्टिंग एग्रीमेंट एंड द न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू बीइंग विद अ चेंज रिलेशनशिप अमंग द मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, हाउएवर द फर्म कंटिन्यू। तो अब ओल्ड एग्रीमेंट समाप्त हो चुका होता है और एक न्यू एग्रीमेंट के साथ हम अपने फर्म को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये कहलाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फर्म का पुनर्गठन हम कब कब कर सकते हैं, ठीक है। देखो, पहला केस तो ये होता है कि जब हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से अच्छे से बता ही दिया। अब सेकेंड केस तब होता है जब कोई पार्टनर हमारे फर्म में एडमिट होना चाहता है, वो चाहता है कि हम साथ में मिलकर बिजनेस करें। तो जैसे कि हमारा पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:3 का, अब कोई और पार्टनर एडमिट होना चाहता है, एडमिट होता है, तो अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हम चाहेंगे तो कर सकते हैं 1:3:1 का। उसे भी हम एक पार्ट दे देंगे, 1/5 पार्ट हम मुझे दे देंगे और 3/5 पार्ट मैं रखूँगा, 1/5 पार्ट मैं आपको दूंगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो यहाँ पे भी चेंज हो जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो इसे भी हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जब कोई पार्टनर फर्म में इंटर होता है तो हमें उस पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है, पुनर्गठन करना पड़ता है, ठीक है। फिर थर्ड केस होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उस टाइम भी हमें रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करना पड़ता है, क्योंकि अब जो हमारा ओल्ड पार्टनर होता है जो रिटायर कर रहा है उसके शेयर को हम परचेज कर लेते हैं। जितने पार्टनर्स हमारे बिजनेस में रहते हैं वो उसके शेयर को परचेज कर लेते हैं। जैसे हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 1:3:1 का। अब वो जो पार्टनर था जो पहले एडमिट हुआ था अब वो रिटायर कर रहा है, तो जब वो रिटायर कर रहा है तो उसके पूरे शेयर को आपने परचेज कर लिया, ठीक है, आपने ले लिया। तो इस केस में अब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो हो गया 2:3 का, क्योंकि उसका जो 1 पार्ट था वो तो आपने परचेज कर लिया और मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 2:3 का। तो इस टाइम भी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर भी फर्म को रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है, ठीक है। फिर फाइंड नंबर 4 है डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम भी हम पार्टनरशिप फर्म को पुनर्गठित करते हैं। इसके अलावा फाइंड नंबर 5 है अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। तो जब 2 या उससे ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म अमलगमेट कर जाते हैं, मतलब मर्ज कर जाते हैं, साथ में मिल जाते हैं, तो उस टाइम भी
फर्म को रिकन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, क्योंकि अब जितने पार्टनर्स दूसरे पार्टनरशिप फर्म के थे वो भी हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। तो क्लियर सी बात है, हमारा जो पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था अब वो भी चेंज होगा। तो इस टाइम भी रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, यानी कि फर्म को हम पुनर्गठित करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्सिस्टिंग पार्टनर, यानी कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से आपका क्या आशय है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि हम पहले प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे 2:1 के रेशियो में, लेकिन अब हम शेयर कर रहे हैं 1:3 के रेशियो में। तो हमने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दिया। सिंपल टर्म में मैं आपको बताऊं तो इसे ही हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्सिस्टिंग पार्टनर्स। और इस केस में हमारा जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है, जो पहले हम शेयर कर रहे थे 2:1 के रेशियो में, वो अब समाप्त होता है और हम न्यू एग्रीमेंट के साथ अपने फर्म को कंटिन्यू करते हैं। और इसके एग्रीमेंट को चेंज होने से पहले अगर हम अपने जो एसेट्स थे, लायबिलिटीज़ थे, उन सभी को रिवैल्यू करते हैं, यानी कि हम फिर से देखते हैं कि उनकी क्या वैल्यू अभी बनती है, और फिर वो जो वैल्यू निकलकर जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी लॉस निकलता है, उन सभी को हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। या तो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या तो हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली इम्प्लाइज द परचेज ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट बाई वन पार्टनर फ्रॉम अनदर पार्टनर, यानी कि दूसरे पार्टनर से कुछ शेयर आप परचेज कर लेते हो, तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। इन दिस केस एन ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स टू एक्सिस्टेंस। ठीक है, तो इस केस में जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो समाप्त हो जाता है और एक न्यू एग्रीमेंट के साथ अपने फर्म को कंटिन्यू करते हैं। फिर अब पॉइंट नंबर 4 है, गिव द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते तो उस टाइम हमें कौन कौन सा एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हम गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपके शेयर को परचेज कर लिया, पहले था 2:1, अब मैंने कर दिया 1:3। तो यहाँ पे मैं गेनिंग पार्टनर हूँ और आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो, इस कारण यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों को कैलकुलेट करते हैं। अब किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मुझे गेन हो रहा है तो यहाँ पे हमारा जो न्यू रेशियो था, मेरा जो न्यू रेशियो था वो ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो हम न्यू रेशियो में माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो को, तो मेरा गेनिंग रेशियो निकल कर आ जाएगा। लेकिन आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो तो आप क्या करोगे, आप ओल्ड रेशियो में माइनस कर दोगे न्यू रेशियो को, तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों को कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा फर्म को रिवैल्यू करने पर जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, उन सभी को हम ट्रांसफर कर देते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होते हैं या जो रिजर्व्स होते हैं जिन्हें हम जानबूझकर रखते हैं ताकि अगर आगे जाकर हमें लॉस हो तो हम उसे मैनेज कर सकें, तो इन सारी चीज़ों को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, इन सभी को हम एडजस्ट कर देते हैं। इसके अलावा हम गुडविल को भी वैल्यू कर लेते हैं अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो। और जब गुडविल को जब हम वैल्यू कर देते हैं तो उसके बाद हम उसे पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि पार्टनर्स के बीच में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी लायबिलिटीज होते हैं, उन्हें हम रिवैल्यू फिगर पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और इसके बाद जो भी हमें प्रॉफिट होता है, जो भी हमें लॉस होता है, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 5 है, प्रिपेरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस। तो फिर हम कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, और जो हमारा कैपिटल होता है अब तक का, उसे हम एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ये सारे एडजस्टमेंट हम करते हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो। ठीक है, अब मैंने आपको 2 टर्म्स बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो इसे हम अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का जनरली पूछा ही जाता है। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस क्या होता है, हम इन सारी चीज़ों को अभी कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो मैंने आपको बताया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब या तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए। जैसे पहले हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1 का, अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 1:3 का। तो इस केस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो को। और एक केस तब भी होता है जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, तो उस केस में कंपलसरी है कि हम में से किसी एक को या हो सकता है दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो जो न्यू पार्टनर हमारे फर्म में इंटर हो रहा है, हमें कुछ शेयर उसे देना पड़ता है, इसलिए हमें सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। तो उस केस में भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। और ये कैलकुलेट इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो गुडविल थी, हमें जो सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है,
तो उस सेक्रीफाइसिंग के पार्ट को जो कैश निकल कर आ रहा है वो कैश हम न्यू पार्टनर से, इनकमिंग पार्टनर से ले सकें, ताकि हमें जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो कम से कम मेकअप हो सके, ठीक है। तो इस कारणों से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट भी करते हैं। अब सिंपल सी बात है कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो ओल्ड रेशियो होगा, हमारा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ज़्यादा होगा। इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आ जाता है। इसके अलावा अब गेनिंग रेशियो क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर हमें गेन हो रहा है तो हमारा जो न्यू रेशियो है वो ओल्ड रेशियो से ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम गेनिंग रेशियो में न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो को माइनस कर देते हैं, फिर हमारा गेनिंग रेशियो निकल कर आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें। और ये मैंने फॉर्मूला आपको इसलिए बता दिया क्योंकि इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो अब इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग इजीली सॉल्व भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस थ्योरी बता रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने दूंगा और जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है और आप इजीली सॉल्व भी कर दोगे, क्योंकि अब इस फॉर्मूले को मैंने आपके क्लियर करवा दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो वैसे प्रॉफिट जो पहले पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं करते और उसे हम शो करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और इसके अलावा एक्यूमुलेटेड लॉस हम किसे कहते हैं, तो वैसे लॉस जो हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, मतलब पार्टनर से नहीं लेते, लेकिन उसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं, उससे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज जनरल रिजर्व। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रॉफिट में से कुछ पैसे हम पहले ही अलग कर लेते हैं, और अलग इसलिए कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर हमें कुछ लॉस होंगे तो हम उसे कवर अप कर पाएँ। तो इस कारण जो हम पहले से ही रिजर्व करके रख लेते हैं, प्रॉफिट का जो कुछ पार्ट हम पहले से रिजर्व करके रख लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं जनरल रिजर्व, ठीक है। दोज रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर राइट ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में होने वाले कुछ एक्सपेक्टेड लॉस को कवर करने के लिए हम जो पैसे पहले ही अलग कर लेते हैं एक रिजर्व में, उसे हम कहते हैं जनरल रिजर्व, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व। तो देखो जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम करते हैं, जब पार्टनरशिप हम को रिकन्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस केस में जितने भी जनरल रिजर्व का अमाउंट होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है उसे हम पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही शेयर कर देते हैं। तो मान के चलो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, आपने 11th में ही पढ़ा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। इसके अलावा जो हमारा जनरल रिजर्व हो गया, इसके अलावा जो प्रॉफिट हुआ हमें, जितने कॉन्टिजेंसी रिजर्व होते हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होते हैं, तो ये सारे जो होते हैं ये प्रॉफिट का सोर्स होते हैं, मतलब उनके इनकम का सोर्स होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के, मतलब पार्टनर्स के इनकम का सोर्स होता है। तो इन सभी चीज़ को हम डिवाइड कर देते हैं और पार्टनर्स के बीच, ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट केस में जब हम इन सभी को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तब हम कौन सी एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को, जितने भी प्रॉफिट के सोर्स होते हैं उन सभी को डेबिट कर देते हैं और पार्टनर्स के ओल्ड कैपिटल में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। और इसके अलावा अगर हमें लॉस हो रहा है तो उस केस में हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सबसे पहले डेबिट करते हैं और जो हमें लॉस हो रहे हैं उन्हें, और इसके अलावा जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उन्हें हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड में हम उन्हें जगह देते हैं। फिर हम एंट्री मेट करते हैं, यानी कि हम अपनी नरेशन को लिखते हैं कि बिग एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ओल्ड रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर्स को इन चीज़ों को शेयर करते हैं, ठीक है, ना कि न्यू रेशियो में, क्योंकि ये सारे पिछले साल के रिकॉर्ड्स थे, पिछले साल के जनरल रिजर्व थे, पिछले साल के प्रॉफिट थे, पिछले साल के लॉस थे, पिछले साल के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व थे। इस कारण इन सभी को हम ओल्ड रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर को शेयर करते हैं। इससे कई सारे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ही बनते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा एक हम एंट्री तब करते हैं जब पार्टनर्स को हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं उन्हें बुक्स में आगे तक लेके जाते हैं। तो उस केस में हम कौन सी एंट्री करते हैं, उस केस में जो पार्टनर्स को गेन हो रहा है, जैसे जो पार्टनर एडमिट हो रहा है, और इसके अलावा हम जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन्हें जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है क्योंकि वो पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा था, तो यहाँ पे हम जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं उन्हें हम कर देते हैं क्रेडिट, और जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं उन्हें हम डेबिट कर देते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर हम गुडविल को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, इसकी हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, अब हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। देखो जिस तरीके से हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को करते थे उस तरीके से ही इसके भी दो मेथड होते हैं।
एक मेथड वो होता है जब गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में उसे पेमेंट कर देता है। तो वहाँ पे हम गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। फिर हम नरेशन कर देते हैं कि बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। इसके अलावा एक केस तब होता है जब गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद उसे हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच राइट ऑफ कर देते हैं। तो उसकी एंट्री में हम ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को या करेंट अकाउंट को, अगर हम फिक्स्ड बेसिस से बना रहे हैं तो उसके करेंट अकाउंट को, अगर हम फ्लक्चुएटिंग बेसिस से बना रहे हैं तो उसके हम कैपिटल अकाउंट को, इन्हें डेबिट करते हैं और हम गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम नरेशन देते हैं कि बिंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ एन ओल्ड रेशियो। तो ये होता है गुडविल का ट्रीटमेंट अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रिक्वायर्ड ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखो, जब पार्टनरशिप फर्म को हम रिकंस्टिट्यूट करते हैं तो उस टाइम एसेट्स और लायबिलिटी को हम इस तरीके से, इस कारण से रिवैल्यू करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या अंतर है। यानी कि जब हमने उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया था उसकी वैल्यू को, और अब प्रेजेंट में मार्केट में उसकी क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इन्हें जानने के लिए ही हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को करते हैं। ताकि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसे हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर सकें, या अगर हमें लॉस हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर सकें। यही कारण है कि हम प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं, और रीवैल्यू करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन द रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो दोनों एक ही होता है। अब हम ये देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। दैट इज, डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस को और लॉसेज को रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसेट्स की वैल्यू घट रही है या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी इसमें हम इसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। वही इनकम एंड गेन को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। इसका मतलब अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है तो उससे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसलिए इसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया। इट इज़ नॉन एज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इट इज़ टू ascertain द प्रॉफिट लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटी को जब रिवैल्यू करते हैं तो उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसे जानने के लिए हम इसे बनाते हैं। ठीक है, इसे प्रिपेयर करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। यानी कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमें इनकम होता है, या फिर लायबिलिटी की वैल्यू घटती है तो भी हमें गेन होता है। तो इसे हम क्रेडिट कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। वही हम डेबिट करते हैं अगर एसेट्स की वैल्यू घटती है और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो, क्योंकि इस केस में हमें एक्सपेंसेस होते हैं, हमें खर्चे होते हैं। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर रिकॉर्डेड थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट एज एसेट्स। तो अगर कोई ऐसा एसेट होता है जिसे हम पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाते अपने बुक्स में, तो उस केस में इसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में एज एन इंक्रीज इन एसेट्स, यानी कि एसेट्स में बढ़ोतरी में हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके अलावा जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होते हैं उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज इन लायबिलिटी के तौर पे, यानी कि हमारी लायबिलिटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट shows द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विच विल बी ईदर डिस्ट्रीब्यूटेड और एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। तो या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को रिवैल्यू करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट निकलता है या जो हमारा लॉस निकलता है, उसे हम या तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या तो हम एडजस्ट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हम इसे इसकी जनरेटरी करने के बाद। ठीक है, तो देखो अब इनके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। इंक्रीज इन एसेट्स, यानी कि एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे एसेट बढ़ रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसके अलावा डिक्रीज इन एसेट, तो अगर एसेट घट रहे हैं तो हमें लॉस होता है। इसके अलावा इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है यानी कि अब हमें और पे करना पड़ेगा तो हमें लॉस होता है। डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसका मतलब लायबिलिटी हमारे घट रहे हैं, अब हमें कम पैसे पे करने पड़ेंगे तो हमें प्रॉफिट होता है। इसके अलावा अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो मुझे पहले पता नहीं था कि मेरे पास एक लैपटॉप है, अब मुझे पता चला हाँ मेरे पास है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये एसेट को मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, अनरिकॉर्डेड थे, मुझे अब पता चला, तो ये तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना। इसके अलावा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो पहले मुझे पता नहीं था कि मुझे एक कुछ पैसे किसी को देने हैं, लेकिन अब मुझे पता चला, तो अब तो मुझे लॉस होगा ना, इसलिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम लॉस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किससे
कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इसे हमने क्लियर कर लिया। अब हम ये देखने वाले हैं हम इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव द अकाउंटिंग एंट्री टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो एसेट्स और लायबिलिटी इन दोनों की रिवैल्यूड फिगर को हम किस तरीके से जर्नल एंट्री करते हैं, अब हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर एसेट बढ़ रहा है तो हमें प्रॉफिट होता है, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमें लॉस होता है, अगर हमारे एसेट्स घट रहे हैं तो हमें लॉस होता है, अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमें लॉस होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी। अब हम देखते हैं इसके जर्नल एंट्रीज को। देखो अगर एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है तो देखो एसेट हमारा होता है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एट हमारा बढ़ रहा है तो एसेट को हम करेंगे डेबिट, और नॉमिनल अकाउंट हमारा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड में इसलिए रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट साइड का गोल्डन रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो इसलिए इंक्रीज इन एसेट पर हम एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद फॉर डिक्रीज इन एसेट, यानी कि जब एसेट्स में घटोतरी हो रही है मतलब घट रहा है, तो उस केस में हमें हो रहा है लॉस, और इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और एसेट अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि रियल अकाउंट का जो हमारा क्रेडिट साइड का गोल्डन रूल होता है वो होता है व्हाट गोज आउट। तो हमारा जो एसेट्स था वो घट रहा था, इसलिए इससे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। तो इस तरीके से आप खुद से अप्लाई करो, और मैं ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं करूँगा। फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी साइड को लायबिलिटी अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, फिर हम नरेट कर देंगे कि बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद जब लायबिलिटी हमारी घटती है तो हमें होता है प्रॉफिट, तो इसलिए लायबिलिटी साइड को हम करेंगे डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, फिर हम नरेट कर देंगे। और इसके अलावा जब हम किसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वो होता है हमें प्रॉफिट, इसलिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम करेंगे डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, फिर हम डायरेक्ट कर देंगे बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरीके से फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यानी कि अगर कोई लायबिलिटी को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था तो वो हमारे लिए होता है लॉस, तो हम करेंगे डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट को, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। फिर इसके बाद हम क्रेडिट कर देंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को व्हाट गोज आउट, ठीक है। इसी तरीके से हम इसकी भी नरेशन कर देंगे, और उसके बाद 7 पॉइंट में जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होगा, मान के चलो हमें प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। और अगर हमें लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो उस केस में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया सारा जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। अब हम ये देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अब हम इसके फॉर्मेट को देखेंगे। और देखो अगर आपको इस फाइल की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, या फिर आप कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने इस फाइल के पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया, उस पर आप क्लिक करना है, और क्लिक करोगे आप जब उसको तो आपको एक पासवर्ड वहाँ पे टाइप करना है। आप पासवर्ड टाइप करना REVALUATION, यानी कि रिवैल्यूएशन टाइप करते ही आपका वो जो फाइल होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और जब चाहो जहाँ चाहो आप उसे रिवाइज कर सकते हो। अब हम ये देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में किन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर हमें लॉस होता है तो हम उसे कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। डेबिट साइड में जब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि जितने हमें एक्सपेंसेज होते हैं, जितने हमारे लॉसेज होते हैं, उन्हें हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। वही क्रेडिट साइड में हम ऑल इनकम एंड गेन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे बाई इंक्रीज इन एसेट, जब इंक्रीज इन एसेट यानी कि एसेट में बढ़ोतरी होती है या लायबिलिटी घटता है तो हमें मिलता है इनकम, हमें होता है गेन, इस कारण इसे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। फिर जो हमारा प्रॉफिट निकल कर आता है, जो हमारा लॉस निकल कर आता है, उसे हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसे हम पार्टनर्स में शेयर कर देते हैं, ठीक है, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। अब देखो ये तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली रिवैल्यूड फिगर में ही वो जो इंक्रीज इन एसेट होता है या इंक्रीज इन लायबिलिटी होता है तो सीधे ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना बढ़ा, और उसे अकॉर्डिंग ही वो डायरेक्टली प्रॉफिट या लॉस को निकाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले वो इंक्रीज इन एसेट को रिकॉर्ड कर लिए, डिक्रीज इन लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर लिए, अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड कर लिए, तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल कर आ गया। और इसके बाद जितने भी हमारे एक्सपेंसेज होते हैं, जितने हमारे लॉसेज होते हैं, वो उससे माइनस कर देते हैं। जैसे इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो इन्हें जब वो माइनस कर देते हैं तो इनका जो प्रॉफिट होता है, जो फाइनल वैल्यू होता है, वो निकल कर आ जाता है। फिर वो उनकी जर्नल एंट्री को पास कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो
इन द केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो जब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो उस केस में गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, और जो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होता है उसके अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट। फिर हम नरेशन दे देते हैं कि बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। वही अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद हमें लॉस होता है तो उस केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट, और जो हमारा गेनिंग पार्टनर्स होता है उसके कैपिटल अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट। फिर हम नरेट कर देते हैं बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये रहा हमारा अकाउंटेंसी का 4th चैप्टर। अब देखो, मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि आपको 2 क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, यहाँ पे ए और बी जो है वो 2 पार्टनर है और वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का रखता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 वो एग्री करता है कि अपने प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेगा। तो अब उनके सेक्रीफाइस और गेन इन दोनों को कैलकुलेट करना है, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इन दोनों को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट करना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो से माइनस कर देते हैं ओल्ड रेशियो को तो हमारा गेनिंग रेशियो निकल कर आ जाता है। वही ओल्ड रेशियो से माइनस कर देते हैं न्यू रेशियो को तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आ जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा ए है उसे होगा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और जो हमारा बी होगा उसे प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि उसे गेन मिलेगा। तो आप कैलकुलेट करना और आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे 3 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1 का, और अब वो इक्वली अपने प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं। तो उनका क्या मिलेगा, ए का सेक्रीफाइस कितना होगा या बी का कितना होगा, सी का कितना होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करना। ठीक है, तो ये रहा हमारा अकाउंटेंसी का 4th चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर किया। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, जर्नल एंट्री किस तरीके से बना सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इसलिए कवर की क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को देखने के बाद एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आप सॉल्व ना कर पाओ। और ये हमारी रिवीजन सीरीज़ है, इसलिए यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को कवर कर रहा हूँ ताकि एग्जाम के बाद, मतलब एग्जाम में जब आप एग्जाम का क्वेश्चन को आंसर कर दोगे फिर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने इस क्वेश्चन को तो कभी पढ़ा ही नहीं था। आप सारे क्वेश्चंस को इसीलिए अच्छे से रीड करो, और इसकी नोट्स को तो मैं आपको बता ही दिया कि आप किस तरीके से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए प्लस आओ।